हेलो एंड वेलकम हमारे खूबसूरत से यूट्यूब चैनल पर। तो आप सभी लोगों को फिर से मैं वेलकम करता हूं। और फिज़िक्स के जो हमने एपिसोड पहले वाले एपिसोड 1 में जो है, अगर आपने नहीं देखा है उसे देख लें। उसमें इम्पोर्टेंट 1 से 48 तक के ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन दिए गए थे। और इसके बाद हम लोग शुरू करने जा रहे हैं 49 नंबर से, और ये 132 यानी 132 नंबर तक चलेगा, तो बने रहें। चलिए, तो सबसे पहला सवाल हमारा जो प्रकाश के परावर्तन में से होगा, जिसमें हम लोग दर्पण के बारे में पढ़ रहे हैं। तो इसमें पहला क्वेश्चन हमारा जो होगा वो क्या है कि उत्तल दर्पण में किस प्रकार का प्रतिबिंब बनता है। उत्तल दर्पण में हमारा किस प्रकार का प्रतिबिंब बनता है? वास्तविक बनता है, आभासी बनता है, वास्तविक तथा आभासी दोनों बनता है। तो आप जानते हैं कि उत्तल दर्पण में बनने वाला जो प्रतिबिंब होगा वो कैसा बनेगा? वो हमारा प्रतिबिंब जो होगा वो कैसा बनेगा? वो आभासी बनता है। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन है कि दाढ़ी बनाने के लिए प्रयुक्त गोली दर्पण में सीधा प्रतिबिंब प्राप्त करने के लिए चेहरे को रखना चाहिए। तो दाढ़ी बनाने वाला दर्पण कौन सा होता है? अवतल दर्पण होता है। और इसमें जो है हम लोग क्या कर सकते हैं, ना ही वक्रता केंद्र पर होगा, ना ही इसे वक्रता केंद्र के बाहर होगा, वक्रता केंद्र और फोकस के बीच भी नहीं होगा। ये कहाँ होगा? इनमें से कोई नहीं भी मान सकते। ठीक है, अगला सवाल है हमारे पास, वास्तविक प्रतिबिंब की प्रकृति कैसी होती है? तो आप जानते हैं वास्तविक प्रतिबिंब की प्रकृति क्या होती है? उल्टी होती है। तो चलिए प्रतिबिंब के बारे में हम लोग जान लेते हैं। तो प्रतिबिंब के बारे में हमारा ये कुछ ऐसा है। प्रतिबिंब क्या है? चलिए, तो हम लोग जानते हैं कि प्रतिबिंब क्या होता है। जब हम किसी वस्तु को दर्पण के सामने रखते हैं तो वस्तु से चलने वाली प्रकाश किरणें दर्पण के तल से परावर्तित होकर हमारे आंखों पर पड़ती है, जिससे हम वस्तु की आकृति दिखाई देती है। इस आकृति को ही हम लोग क्या कहते हैं? प्रतिबिंब कहते हैं। और प्रतिबिंब कितने प्रकार के होते हैं? आप देख सकते हो, प्रतिबिंब जो होते हैं ये 2 प्रकार के होते हैं। तो पहला प्रतिबिंब क्या हो जाएगा? प्रतिबिंब कितने प्रकार के? 2 प्रकार के होते हैं। ये 2 प्रकार के होते हैं। पहला हो जाएगा वास्तविक प्रतिबिंब, दूसरा हो जाएगा आभासी प्रतिबिंब। तो जिस प्रतिबिंब को पर्दे पर प्राप्त किया जाएगा उसी को वास्तविक प्रतिबिंब कहेंगे, और जिस आभासी प्रतिबिंब यानी जिस प्रतिबिंब को पर्दे पर प्राप्त नहीं किया जा सकता है उसे हम क्या कहते हैं? आभासी प्रतिबिंब कहते हैं। चलिए, तो अब हम लोग का ये क्या हो जाएगा हमारा? इसके लिए हमारा क्या हो जाएगा? तो वास्तविक प्रतिबिंब कैसा होगा? तो वास्तविक प्रतिबिंब हमारा उल्टा हो जाएगा। ठीक है, अगला सवाल है कि दाढ़ी बनाने के लिए हम किस प्रकार के दर्पण का उपयोग करते हैं? तो दाढ़ी बनाने के लिए अवतल करेंगे, उत्तल करेंगे, समतल करेंगे, या इनमें से कोई नहीं? तो ये हो जाएगा अवतल दर्पण का प्रयोग करते हैं। अब सवाल अगला है कि गोले दर्पण की वक्रता त्रिज्या 40 सेंटीमीटर, यानी आर जो है हमारा, ये आर जो है वो हमारा कितना है? 40 सेंटीमीटर है। ठीक है, तो बोल रहा है कि इसकी फोकस दूरी क्या होगी? तो एफ बराबर क्या होते हैं? r/2 होता है। तो r बराबर r/2 यानी 40, अब बटे कितना हो जाएगा? 2। तो ये काट दो इसको, तो कितना हो जाएगा? 20 सेंटीमीटर हो जाएगा। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? फोकस दूरी 20 सेंटीमीटर होता है। ठीक है, अगला सवाल, मुख्य अक्ष दर्पण के ध्रुव पर क्या होते हैं? तो मुख्य अक्ष जो होते हैं दर्पण के ध्रुव पर क्या होते हैं? मान लीजिए कि ये कोई दर्पण है। चलिए अगर हम बनाते हैं कि ये कोई दर्पण है, यहाँ एक दर्पण बना लेते हैं, ये कोई दर्पण है, और इस दर्पण में हमने क्या किया? एक मुख्य अक्ष बनाया। तो मुख्य अक्ष बिल्कुल ऐसा बनेगा, यानी कि ये, सॉरी ये गलत हो गया, इसको जो है हम लोग ऐसे बनाते हैं। ठीक है, ये हो जाएगा। ठीक है, ये हो जाएगा हमारा। तो अगर हम लोग बनाते हैं कि मुख्य अक्ष पर दर्पण का ध्रुव क्या होता है, तो मान लीजिए कोई समतल दर्पण बनाते हैं और इस पर अगर ध्रुव खींचना होगा तो ये बिल्कुल सीधा होगा, जो कि कितना डिग्री के कोण पर बनेगा? 90 डिग्री के कोण पर, जिसको हम लोग क्या कहते हैं कि मुख्य अक्ष पर ये अभिलंब हो जाएगा। चलिए अगला सवाल हम लोग आगे बढ़ते हैं। मुख्य अक्ष पर दर्पण का ध्रुव हो गया। अब अगला सवाल की ओर बढ़ते हैं। सवाल ये है कि एक अवतल दर्पण में वस्तु की स्थिति ध्रुव और फोकस के बीच है, तो उसका प्रतिबिंब कैसा होगा? तो उसकी जो प्रतिबिंब हो जाएगी वो कैसी होगी? तो वो होगी काल्पनिक और बड़ी होगी, काल्पनिक और बड़ी हो जाएगी। ठीक है, अगले सवाल की ओर बढ़ते हैं हम लोग। 56 नंबर के सवाल में, मुख्य अक्ष के समांतर चलने वाली प्रकाश की किरणें अवतल दर्पण से परावर्तन के बाद मुख्य अक्ष के एक बिंदु से होकर गुजरती है, उस बिंदु को दर्पण का क्या कहते हैं? तो देखिए, तो उस बिंदु को दर्पण का क्या कहेंगे? तो हम लोग क्या कहते हैं? उसको फोकस कहते हैं। यानी मुख्य अक्ष के समांतर चलने वाली प्रकाश की जो किरणें होगी अवतल दर्पण से परावर्तन के बाद मुख्य अक्ष के जिस बिंदु पर, जैसे हम लोग क्या कहते हैं, मान लो कि हम एक अवतल दर्पण को बनाते हैं, ये हमारा अवतल दर्पण हो गया,
और इसमें क्या होगा, एक समांतर चलेगी प्रकाश की किरणें, तो जिस बिंदु पर आके टकराएगी, तो मुख्य अक्ष के जिस बिंदु, ये बना लेते हैं मुख्य अक्ष, इसके जिस बिंदु पर टकराएगी उसी को हम लोग क्या कहते हैं, फोकस कहते हैं। चलिए अगला सवाल की ओर बढ़ते हैं हम लोग। अगला सवाल हमारे पास है कि प्रकाश के अपवर्तन के कितने नियम हैं। तो देखिए, अगर ये हमारा वीडियो आपको अच्छा लगता होगा तो आप जरूर इसे सब्सक्राइब और लाइक जरूर करें, और अगर इसका पीछे का आपको क्वेश्चंस देखना हो तो वो जरूर जाकर एपिसोड 1 में देखें, प्रकाश का परावर्तन, उसमें 1 से लेकर 48 तक क्वेश्चन सब बताए गए हैं। अब हम लोग आगे देख रहे हैं। चलिए, तो 57 नंबर के सवाल में है, प्रकाश के अपवर्तन के कितने नियम है। तो प्रकाश के अपवर्तन के 1 नियम है, 2 नियम है, 4 नियम है, 3 नियम है। तो आपको बताए थे प्रकाश के परावर्तन के कितने नियम, तो प्रकाश के परावर्तन के 2 नियम है, इसी तरह से प्रकाश के अपवर्तन के भी 2 नियम है। चलिए आज जानते हैं हम लोग कि प्रकाश का अपवर्तन एक्चुअली है क्या। चलो देखो, प्रकाश का अपवर्तन क्या होता है। देखो, इसे जब प्रकाश की किरण किसी एक समांगी पारदर्शी माध्यम से दूसरे पारदर्शी माध्यम में जाती है, तो इन 2 माध्यमों को अलग करने वाली सतह पर किरण अपने पूर्व पथ से मुड़ जाती है। इस घटना को प्रकाश का क्या कहते हैं, अपवर्तन कहते हैं। ठीक है, तो प्रकाश के अपवर्तन के कितने नियम होते हैं, 2 नियम होते हैं, जो इस प्रकार है। आपतित किरण, अपवर्तित किरण तथा आपतन बिंदु पर खींचा गया विलंब, तीनों एक ही तल में होते हैं। किन्हीं 2 पहला ये हो जाएगा पहला, हाँ ये हो जाएगा दूसरा हमारा। तो दूसरा क्या होगा, किन्हीं 2 माध्यमों और प्रकाश के किसी निश्चित वर्ण के लिए आपतन कोण की ज्या तथा अपवर्तन कोण की ज्या का अनुपात एक नियतांक होता है, जो अपवर्तनांक कहलाता है। तो चलिए, ये हो गया हमारा 2 प्रकाश के अपवर्तन के बारे में। अब अगला सवाल की ओर बढ़ते हैं हम लोग। तो सवाल अगला है हमारा कि निम्नलिखित में किसका अपवर्तनांक सबसे अधिक होता है। तो सबसे अधिक अपवर्तनांक किसका होगा, वायु का, बर्फ का, कांच का, हीरा का। तो इसमें से जो भी होंगे वो हो जाएंगे क्या, हीरा का अपवर्तनांक सबसे अधिक होता है। अगला सवाल है, निम्नलिखित में से किस लेंस को अभिसारी लेंस कहते हैं। तो वह लेंस जो अभिसारी होगा वो क्या कहलाएगा, वो है हमारा उत्तल है, अवतल है, उत्तल या अवतल दोनों है, तो ये हमारा हो जाएगा उत्तल लेंस हो जाएगा। ठीक है, निम्नलिखित में अगला सवाल 60 नंबर सवाल में बढ़ते हैं। निम्नलिखित में कौन लेंस का आवर्धन होता है। तो लेंस का आवर्धन क्या हो जाएगा, तो लेंस का आवर्धन कहलाता है v/u, यानी प्रतिबिंब की दूरी बटे वस्तु की दूरी होता है। यानी m बराबर जो हम लोग लिखते हैं, जिसको आवर्धन से डिनोट किया जाता है, वो हो जाता है v बटे क्या हो जाता है, u हो जाता है। चलिए अगला सवाल की ओर बढ़ते हैं। एक गोले दर्पण की फोकस दूरी जो है वो ये कितना दिया हुआ है, 20 + 20 सेंटीमीटर दिया हुआ है। तो यहाँ ध्यान दें कि क्योंकि यहाँ पर क्या दिया हुआ है, प्लस दिया हुआ है, इसीलिए ये दर्पण कैसा हो जाएगा, उत्तल होगा, अवतल होगा, समतलोत्तल होगा, या इनमें से कोई नहीं। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, उत्तल हो जाएगा। तो चलिए, आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट सवाल सब लेकर के आए हुए हैं, तो आप जरूर इसको देखें, पूरा देखें, तभी आपको मज़ा आएगा। ठीक है, और भी आपको अगर कोई क्वेश्चन में डाउट लगता है तो आप जरूर हमें कमेंट्स करें, और अच्छा लगे तो आप जरूर लाइक करें और कमेंट्स करें। तो चलिए अब अगला सवाल की ओर बढ़ते हैं हम लोग। निम्नलिखित में कौन लेंस की क्षमता का मात्रक होता है। तो लेंस की क्षमता का मात्रक क्या होता है, तो ध्यान दें, लेंस की क्षमता का जो मात्रक होता है ये प्रति मीटर भी बोल सकते हैं, या फिर इसी को हम लोग कहते हैं डायोप्टर। डायोप्टर मतलब जिसको हम लोग डी से डिनोट करते हैं, जिसका आंसर क्या हो जाएगा, सी नंबर हो जाएगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग, आगे बढ़ते हैं। यानी इसका जो आंसर हो जाएगा हमारा, आंसर जो हो जाएगा वो हो जाएगा हमारा डायोप्टर हो जाएगा। ठीक है, निम्न में से किस लेंस की फोकस दूरी धनात्मक होती है। तो किस लेंस की फोकस दूरी होगी धनात्मक, तो आप देख सकते हैं कि ये उत्तल लेंस की फोकस दूरी जो होती है वो धनात्मक होती है। ठीक है, u, v और f के विशिष्ट मान के लिए लेंस सूत्र क्या होता है। तो लेंस सूत्र जैसा कि आपने दर्पण सूत्र पहले में देखा होगा कि दर्पण सूत्र जो 1/v + 1/u = 1/f, ये दर्पण सूत्र है। ठीक है, और ये जो b नंबर है 1/v माइनस, यहाँ माइनस दिया गया है, और 1/u = 1/f, तो ये प्रतिबिंब दूरी, ये वस्तु दूरी है, और ये उसका फोकस दूरी है। तो यानी कि मतलब ये क्या हो जाएंगे, ऑप्शन नंबर बी हो जाएंगे। ठीक है, ये नहीं होगा, ये नहीं होगा, ठीक है, ये नहीं होगा, ये भी नहीं होगा। ठीक है, तो ऑप्शन बी हो जाएगा। ठीक है, अगला सवाल, अवतल लेंस के प्रकरण में प्रतिबिंब हमेशा आभासी बनता है, तो आवर्धन कैसा होगा। अगर प्रतिबिंब आभासी होगा तो आवर्धन हमारा क्या होगा, धनात्मक होगा। तो याद रखें, अगर m बराबर पॉजिटिव होगा, अगर m बराबर पॉजिटिव होगा तो कैसा होगा, धनात्मक होगा। अगर m का मान, अगर m बराबर नेगेटिव होगा तो वो क्या हो जाएगा, तो नेगेटिव होगा तो वो ऋणात्मक होगा। ठीक है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा हमारा, धनात्मक हो जाएगा। ठीक है, चलिए
अगला सवाल की ओर बढ़ते हैं। उत्तल लेंस के प्रकरण में जब प्रतिबिंब वास्तविक होता है तो आवर्धन क्या होगा? तो जब प्रतिबिंब हमारा क्या हो जाएगा? वास्तविक होगा। जब प्रतिबिंब हमारा क्या हो जाएगा? वास्तविक होगा तो आवर्धन क्या होगा? तो उस समय आवर्धन हम लोग धनात्मक होगा, ऋणात्मक होगा तो क्या होगा? तो ये आप देख सकते हैं कि प्रतिबिंब अगर वास्तविक होगा तो क्या होगा? आवर्धन ऋणात्मक होगा। तो आप फिर से एक बार रिपीट कर लें कि m बराबर अगर माइनस होगा तो वो क्या हो जाएगा? तो प्रतिबिंब कैसा होगा? वास्तविक होगा। अगर m बराबर क्या होगा? पॉजिटिव होगा। तो यानी क्या होगा? तो वो प्रतिबिंब आभासी हो जाएगा। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 67। किसी अवतल लेंस के लिए फोकस दूरी क्या होता है? तो अवतल लेंस की जो फोकस दूरी होगी वो क्या होगी? तो अवतल लेंस की फोकस दूरी हो जाती है ऋणात्मक हो जाती है, ठीक है। और उत्तल लेंस की फोकस दूरी क्या हो जाएगी? धनात्मक हो जाएगी। अगला सवाल, किसी लेंस द्वारा उत्पन्न आवर्धन का एसआई मात्रक क्या होता है? देखो आवर्धन दिया हुआ है और आवर्धन का कोई भी एसआई मात्रक नहीं होता है, इसलिए इसका आंसर क्या हो जाएगा? मात्रक विहीन हो जाएगा, ठीक है। अगला सवाल है कि किसी उत्तल लेंस के प्रकरण में आवर्धन m जब प्रतिबिंब क्या होता है? आभासी होता है। तो अभी बताइए आभासी होगा तो क्या हो जाएगा? धनात्मक होगा। अगर काल्पनिक होता तो क्या होता? ऋणात्मक होता। अगला सवाल, लेंस में मुख्य फोकस की संख्या कितनी होती है? तो लेंस की अगर बात करेंगे कि लेंस में मुख्य फोकस की संख्या कितनी होती है? 2 होगी, 1 होगी, 3 होगी या इनमें से कोई नहीं, तो हम लोग क्या देंगे? इसका आंसर हो जाएगा 2, ठीक है। अगला सवाल, एक अवतल लेंस से 10 सेंटीमीटर की दूरी पर रखने पर उसका आभासी प्रतिबिंब बनता है, तो इसकी फोकस दूरी क्या होगी? तो 10 सेंटीमीटर पर अगर हम लोग इसको रखते हैं तो इसकी फोकस दूरी क्या हो जाएगी? तो 10 सेंटीमीटर पर रखने पर इसकी फोकस दूरी जो है सभी होगी, यानी कि सभी के सभी क्या हो जाएंगे? आभासी बन रहा है तो सभी के सभी क्या हो जाएंगे? पॉजिटिव हो जाएंगे, ठीक है। चलिए अगला सवाल की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 72 की ओर बढ़ते हैं। सवाल नंबर 72 बोल रहा है कि किसी उत्तल लेंस के सामने 2f कहाँ रखा गया है? 2f और अनंत के बीच कोई बिंब रखा है, इसका प्रतिबिंब कैसा बनेगा? तो इसका प्रतिबिंब कैसा बनेगा? तो लेंस कैसा है? उत्तल लेंस है, तो उत्तल लेंस में द्वारा प्रतिबिंब कैसा होगा? तो वास्तविक होगा, उल्टा होगा और साथ ही साथ क्या होगा? छोटा होगा। तो उत्तल लेंस के द्वारा प्रतिबिंब बना हुआ प्रतिबिंब कैसा होगा? ऑप्शन नंबर ए, वास्तविक, उल्टा और छोटा हो जाएगा, ठीक है। कई लेंसों के संयोजन से बना एकल लेंस की उपयोगिता है। कई लेंसों के संयोजन से बना एकल लेंस की उपयोगिता है। चश्मे के लेंस में, सूक्ष्मदर्शियों के लेंस में, सभी प्रकार के लेंस में, सभी कथन सत्य हैं। तो इसमें क्या हो जाएंगे? तो इसमें हो जाएंगे सूक्ष्मदर्शी, क्योंकि सूक्ष्मदर्शियों में जो होते हैं लेंस लगे होते हैं, 2 लेंसों का प्रयोग होता है, दोनों ही उत्तल लेंस का प्रयोग होता है, ठीक है। चलिए अगला सवाल है, किसी फोकस दूरी के लेंस की क्षमता P बराबर क्या होती है? तो आपको पता होगा कि P बराबर क्या हो जाता है? 1/f होता है। तो चलिए लेंस की क्षमता क्या होती है इसके बारे में हम लोग देखते हैं। इसके बारे में हम लोग पढ़ेंगे कि लेंस की जो क्षमता होगी वो क्या होती है। तो लेंस की क्षमता मतलब लेंस की शक्ति। लेंस की क्षमता उस पर पड़ने वाली प्रकाश की किरणों को अभिसरण या विचलन करने की डिग्री की माप है। अभिसरण या विचलन की डिग्री लेंस की फोकल लंबाई पर निर्भर करती है। इस प्रकार हम लेंस की शक्ति को उपयोग किए गए लेंस की फोकल लंबाई के पारंपरिक रूप में परिभाषित कर सकते हैं। यानी हम लोग इसको ऐसे भी कर सकते हैं कि F बराबर हो जाता है क्या? R/2 से। ऐसे हम लोग डिनोट इसको कर सकते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। सवाल अगला है हमारा, द्वि अवतल लेंस को कहा जाता है। इसका हो जाएगा आंसर क्या हो जाएगा? P बराबर 1/f हो जाएगा, ठीक है। तो P बराबर बोला जा रहा है, लेंस की क्षमता पूछा जा रहा है, तो P बराबर क्या हो जाएगा? 1/f। द्वि अवतल लेंस को क्या कहा जाता है? तो जो द्वि अवतल लेंस होते हैं तो वो उनको क्या कहा जाएगा? तो उनको कहा जाएगा अपसारी लेंस कहा जाएगा। जो द्वि अवतल लेंस, जहाँ दो अवतल लेंस रहेगा या एक ही अवतल लेंस रहता है तो उसको हम लोग अभिसारी लेंस कहते हैं, 2 अवतल लेंस को भी। अगला सवाल 76 नंबर का, किसी लेंस में बाहर की ओर उभरे 2 गोल पृष्ठ हो तो उसे क्या कहते हैं? तो बाहर की ओर उभरे हुए 2 पृष्ठ रहेंगे, बिल्कुल इस तरह से बाहर की ओर 2 उभरे हुए पृष्ठ रहेंगे। तो अब आप बताओ इसको क्या कहेंगे? बाहर की ओर 2 उभरे हुए पृष्ठ, सॉरी ये गलत हो गया, जाइए बाहर की ओर ना, तो बाहर की ओर 2 इस प्रकार से उभरे हुए, वो धसे हुए थे, ठीक है, ये उभरे हुए हैं। तो बाहर की ओर उभरे हुए पृष्ठ, तो ये क्या कहलाएंगे? तो आपको पता होगा ये क्या कहलाएंगे? उत्तल लेंस कहलाएंगे, ठीक है। अगला सवाल, उत्तल लेंस की क्षमता क्या होती है? तो आपको पता है उत्तल लेंस की क्षमता क्या होगी? तो उत्तल लेंस की क्षमता हो जाएगी धनात्मक हो जाएगी, ठीक है। चलिए अगला सवाल हम लोग लेते हैं।
क्वेश्चन नंबर 78। 78 का क्वेश्चन है, एक लेंस की क्षमता माइनस क्या है, यहाँ दिया हुआ माइनस 5 डायोप्टर है, इसकी फोकस दूरी क्या होगी। तो चलिए इसके लिए फॉर्मूला हम लोगों को पता होगा, P बराबर क्या हो जाता है 1/f होता है, ठीक है। बराबर हम लोग क्या लिख देते हैं यहाँ पर, जैसे डायोप्टर दिया, या फिर F बराबर हम लोग क्या करते हैं 1/P कर देते हैं। तो यहाँ पर क्षमता दिया हुआ 1/, क्या दिया हुआ -5 दिया हुआ है। तो जब डायोप्टर रहेगा तो उसको कितना से 100 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, 5 से काटिए कितना बार में, तो ये 20 बार में कट जाता है, तो माइनस है, तो ये आंसर क्या हो जाएगा इसका -20 सेंटीमीटर हो जाएगा। यानी इसका जो आंसर हो जाएगा, आप देख सकते हो किस तरह से काटे हैं, P बराबर 1/f, F बराबर 1/P कर सकते हैं इसको, ठीक है। तो 1/P का मान कितना -5 डायोप्टर है, ये जो है क्षमता है, इसलिए ये P का मान है, तो जिसमें हम लोग कर सकते हैं -1/5, 5 से 100। तो ध्यान रखें सेंटीमीटर में चेंज करना है क्योंकि ये मीटर में है, ठीक है। इसको सेंटीमीटर में चेंज करने के लिए क्या करना होगा, तो इसमें क्या करना होगा, तो हमको 100 से गुना करना होगा, जिससे हम लोग ये कर लेते हैं, तो जिसका मान -20 सेंटीमीटर आ जाता है। इसका मतलब इसका आंसर हो जाएगा हमारा बी नंबर। इसका आंसर क्या हो जाएगा, इसका आंसर हो जाएगा हमारा बी नंबर। चलिए अगला सवाल है, किसी बिंब का वास्तविक तथा समान साइज का प्रतिबिंब प्राप्त करने के लिए बिंब को उत्तल लेंस के सामने रखना होगा। तो उत्तल लेंस के सामने उसे कहाँ रखना होगा, तो ये 2 गुनी फोकस दूरी पर रखना होगा। अगला सवाल की ओर बढ़ते हैं, हवा में टंगी वस्तु को पानी के अंदर से पानी की सतह के लंबवत देखने पर इस वस्तु का प्रतिबिंब वस्तु से क्या होगा। तो वस्तु से क्या बनेगा, प्रतिबिंब कैसा बनेगा, तो अधिक दूरी पर बन जाएगा, ठीक है। अगर आप हमारे चैनल पर नए आए हैं तो आप जरूर से इसे सब्सक्राइब कर लें, ठीक है। अगला क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं, उत्तल लेंस में जब बिंब फोकस एवं लेंस के बीच रखी जाती है तब प्रतिबिंब कैसा बनता है। तो उत्तल लेंस में जब बिंब मतलब होता है वस्तु, ठीक है, फोकस एवं लेंस के बीच रखी जाती है तब प्रतिबिंब कैसा बनता है। तो ये प्रतिबिंब कैसा बनेगा, तो ये काल्पनिक और सीधा बनता है, ठीक है। अगले सवाल की ओर बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 82। ये जरा सा कम दिखाई दे रहा होगा तो पढ़ देते हैं। सवाल नंबर 82 का है, एक उत्तल लेंस की फोकस दूरी 20 सेंटीमीटर है, लेंस की क्षमता क्या होगी। फिर से वही बात है, लेंस की क्षमता P बराबर क्या हो जाते हैं, P बराबर 1/f होता है, ठीक है। तो फोकस दूरी कितना दिया हुआ है हमारा 1/20 लिख देंगे और 20 लिख देंगे, इसको गुना कर देंगे कितना से 100 से मल्टीप्लाई कर देंगे, तो 20 पंचे क्या हो जाएगा 100 हो जाएगा। और लेंस कैसा उत्तल, तो इसके लिए प्लस हो जाएगा, तो +5 डायोप्टर हो जाएगा, ठीक है। चलिए इसको देख सकते हैं, यानी इसका हो जाएगा आंसर +5 डायोप्टर, ठीक है, +5 डायोप्टर, ठीक। अगला सवाल है हमारे पास कि किसी लेंस का प्रकाश केंद्र, रुक जाइए, किसी लेंस का प्रकाश केंद्र से होकर गुजरने वाले किरणों के पथ में अपवर्तन के बाद क्या होगा। तो क्या होना चाहिए, तो अपवर्तन के बाद ये विचलन नहीं होता है, ठीक है। किसी लेंस के प्रकाश केंद्र से होकर गुजरने वाली किरणों के पथ के अपवर्तन के बाद विचलन नहीं होता है। चलिए इसको हम लोग समझते हैं कि विचलन क्या होता है। तो विचलन के बारे में हम लोग देखेंगे, विचलन के प्रिज्म पर आपतित होने वाली किरणें अपने मार्ग से विचलित हो जाती है। इस प्रकार आपतित किरण और निर्गत किरण के बीच बनने वाले कोण को प्रकाश किरण का विचलन कोण कहते हैं, ठीक है। और विचलन कोण का मान आपतन कोण, प्रिज्म के पदार्थ, ताप और प्रकाश के तरंगदैर्घ्य पर निर्भर करता है, ठीक है। तो ये हम लोग इम्पोर्टेंट बात को नोट कर लिए। चलिए अब देखते हैं हम लोग, यानी विचलन नहीं होता है। निम्न में से कौन सा पदार्थ लेंस के लिए प्रयुक्त नहीं किया जाता है। तो लेंस के लिए जल, कांच, प्लास्टिक, तो मिट्टी का प्रयोग हम लोग नहीं करते हैं। जिस लेंस का एक तल उभरा हुआ हो लेकिन दूसरा तल समतल हो तो वो क्या कहलाएगा। तो जिसका एक तल उभरा हुआ हो, दूसरा तल समतल हो, तो वो क्या कहलाएगा, अभिसारी कहलाएगा, अपसारी कहलाएगा। एक तरफ से प्रकाश डालने पर अभिसारी और दूसरे तरफ से प्रकाश डालने पर अपसारी होगा, तो डी नंबर इसका आंसर। समतलोत्तर लेंस होगा तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, डी नंबर हो जाएगा, ठीक है। चलिए अगले सवाल की ओर बढ़ते हैं हम लोग, क्वेश्चन नंबर 86 में क्वेश्चन है कि अवतल लेंस में वास्तविक वस्तु का, अवतल लेंस में जो होंगे वास्तविक वस्तु का क्या होगा। तो वास्तविक वस्तु का हमेशा वास्तविक प्रतिबिंब बनेगा, हमेशा आभासी प्रतिबिंब बनेगा, आभासी वास्तविक दोनों प्रतिबिंब बनेगा, इनमें से बड़ा। तो हमेशा और हमेशा क्या हो जाएगा, आभासी प्रतिबिंब बनेगा। चलिए अब अगला सवाल है, ये आप अपने से ट्राई कीजिए कि 2 डायोप्टर क्षमता वाले लेंस की फोकस दूरी क्या होगी।
यहाँ प्लस है, ध्यान रखें, कुछ नहीं है तो यहाँ क्या है, प्लस है, +2 डायोप्टर वाला है। तो +2 डायोप्टर के लिए 2 से 100 लगाते थे, तो 2 से 50 बार में कटेगा, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, ए नंबर। अगला सवाल है, उत्तल लेंस द्वारा तब काल्पनिक प्रतिबिंब बनता है जब बिंब रहती है। तो उत्तल लेंस के द्वारा काल्पनिक प्रतिबिंब बनेगा जब बिंब क्या रहेगी, तो बिंब रहेगी कहाँ पर, फोकसांतर से कम दूरी पर रहती है, तो उस समय ऐसा होता है। ठीक है, अगला सवाल, मोटे लेंस की फोकस दूरी पतले लेंस की तुलना में क्या होती है। तो मोटे लेंस की फोकस दूरी जो है पतले लेंस की तुलना में क्या होगी, तो वो कम होती है। चलिए अब आगे बढ़ते हैं हम लोग, क्वेश्चन नंबर 90 क्वेश्चन है, समान फोकस दूरी के उत्तल और अवतल लेंस सटाकर रखें। समान फोकस दूरी के उत्तल और अवतल लेंस को सटाकर रखें तो क्या होगा, तो सटाकर रखें तो यह युग्म काम करेगा उत्तल लेंस की तरह, अवतल लेंस की तरह, कांच की आयताकार सिल्ली की तरह या प्रिज्म की तरह। तो इसका क्या आंसर होना चाहिए, बताइए, इसका क्या आंसर होना चाहिए, सी नंबर, कांच की आयताकार सिल्ली की तरह। अगला सवाल है 91 नंबर, किसी बिंब का इन्फिनिटी पर, इन्फिनिटी मतलब अनंत होता है, इसका चिन्ह मतलब होता है इन्फिनिटी मतलब अनंत होता है, पर प्रतिबिंब प्राप्त करने के लिए बिंब को उत्तल लेंस के सामने कहाँ रखेंगे। तो 4 ऑप्शन दिए हुए हैं, आप बताइए कहाँ रखेंगे। इसे हम लोग रखेंगे लेंस के फोकस दूरी पर रखेंगे। ठीक है, अगला सवाल, जिस माध्यम का अपवर्तनांक अधिक है वह कम अपवर्तनांक वाले माध्यम की तुलना में क्या होगा। तो जिसका अपवर्तनांक अधिक होता है उसका और कम अपवर्तनांक वाले की तुलना में क्या होगा, ये प्रकाशिकी रूप से क्या हो जाएंगे, सघन हो जाएंगे। अगला सवाल, निम्न में से किस माध्यम में प्रकाश की चाल जो है, ये दिखाई नहीं दे रहा होगा, चलिए हम आपको दिखा देते हैं क्वेश्चन नंबर 93 का, प्रकाश की चाल अधिकतम होती है। तो किसमें प्रकाश की चाल अधिकतम होगी, तो देख लें, नोट कर लें इस बात को कि जिसका अपवर्तनांक कम होगा उसमें प्रकाश की चाल अधिक होगी। तो इन 4 ऑप्शन में से आप देखें कि किसका अपवर्तनांक कम होगा, तो इसका आंसर हो जाएगा हमारा ए नंबर। ठीक है, कौन सा लेंस अपसारी लेंस भी कहलाता है। तो अपसारी का मतलब क्या होता है, अपसारी मतलब होता है प्रकाश की किरणें पड़ने पर ये फैल जाए। तो इसमें से कौन सा ऑप्शन होगा, इसमें से हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। अगला सवाल, शीशा या कांच किस प्रकार का माध्यम होता है। तो शीशा या जो कांच होता है वो कैसा माध्यम होता है, तो क्योंकि शीशा और कांच में प्रकाश गुजर सकते हैं इसलिए प्रकाशिकी माध्यम हो जाएगा। प्रकाश की चाल विभिन्न माध्यमों में क्या होती है, तो हमें जानते हैं कि प्रकाश की चाल भिन्न भिन्न माध्यमों में क्या होगी, तो भिन्न भिन्न होगी। ठीक है, सभी जगह में चाल अलग होती है। वायु में प्रकाश की चाल कितनी होगी, 3 × 10⁸ मीटर प्रति सेकेंड होती है, या 3 लाख किलोमीटर पर सेकेंड कहते हैं। इसी तरह से जल में जो हो जाएगी हमारा 2,25,000 किलोमीटर पर सेकेंड होती है, जिसको हम लोग कह सकते हैं 225 है ना, 000 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड, इस तरह से हम लोग कह सकते हैं। चलिए अगला बढ़ते हैं हम लोग, अगला सवाल कि कांच पारदर्शी माध्यम से प्रकाश की किरणें गुजरती है तो क्या होता है। जब कांच पारदर्शी से प्रकाश की किरणें गुजरती है तो क्या होता है, तो क्या होगा, कुछ भाग परावर्तित होगा, कुछ भाग अपवर्तित होगा, कुछ भाग अवशोषित होगा। तो ये दोनों ही पहले ही हम लेक्चर में, अगर आप हम लोग लेक्चर 1 नहीं देखे हैं तो वो जरूर देख लें। एपिसोड 1 में हमने पहले ही बताया था कि 95% क्या हो जाते हैं, परावर्तित होती है, लेकिन कुछ भाग जो 5% वो अवशोषित होती है। तो उसमें से ये तीनों के तीनों यानी ऑप्शन नंबर डी हो जाएंगे, यानी ए बी सी सभी के सभी इसमें सही होंगे। चलिए क्वेश्चन नंबर 98 में आते हैं, वायु में प्रकाश की चाल निर्वात की अपेक्षा क्या होगी। तो निर्वात और वायु, ध्यान दें, निर्वात या वायु, अगर हम लोग बात करें कि वायु का जो अपवर्तनांक है वो निर्वात की अपेक्षा क्या, निर्वात की अपवर्तनांक से वायु का अपवर्तनांक थोड़ा ज़्यादा होता है, यानी ये लगभग 1.0003 यही होता है इसका अपवर्तनांक, किसका, तो वायु का अपवर्तनांक होता है, क्योंकि इसमें थोड़ी सी अवरोध होती है। ठीक है, तो इसमें क्या हो जाएगा, तो इसका वायु निर्वात के और निर्वात का अपवर्तनांक क्या होता है, कम होता है। चलिए, प्रकाश की किरणें हो सकती है, तो प्रकाश की किरणें क्या होगी, तो प्रकाश की किरणें दर्पण द्वारा परावर्तित होगी, पारदर्शी माध्यम द्वारा अपवर्तित होगी, लेंस द्वारा अपवर्तित फोकसित होगी, इनमें से सभी। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, इनमें से सभी। किसी पारदर्शी माध्यम से प्रकाश की किरणें गुजरने पर आपतन कोण और निर्गत कोण का क्या संबंध होता है। तो आपतन कोण और निर्गत कोण आपस में हमेशा क्या हो जाते हैं, बराबर हो जाते हैं। ठीक है, अगला सवाल की ओर बढ़ते हैं, प्रकाश हमें निम्नलिखित संचार के साधन प्रदान करता है। तो प्रकाश हमें निम्नलिखित साधन का प्रदान करेगा, तो कांच, रेशों से बने तंतु और उसके ऑप्टिकल फाइबर, इसी को प्रकाशिकी, केबल, टेलीफोन, तो सभी में हम लोग इसका इस्तेमाल करते हैं, इसलिए इसका इनमें से सभी इसका आंसर हो जाएगा। ठीक है, अगले सवाल की ओर, प्रकाश के निर्वात में चाल C1 है और प्रकाश के माध्यम में चाल V1 है, तो इसका अपवर्तनांक क्या होगा।
तो इसका अपवर्तनांक क्या होता है कि निर्वात में प्रकाश की चाल बटे उस माध्यम में प्रकाश की चाल के अनुपात को ही अपवर्तनांक कहते हैं। तो इसमें ना तो ये होगा C1, ये प्रकाश की चाल होगी निर्वात में प्रकाश की चाल, और ये क्या हो गया माध्यम में प्रकाश की चाल, ये हो जाएगा माध्यम में प्रकाश की चाल, और ये होगा निर्वात में प्रकाश की चाल। ये दोनों ही चाल को जोड़ दिया गया, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा हमारा ए नंबर। ठीक है, चलिए आपको वीडियो कैसा लगा है? अगर अच्छा लगा है तो आप लाइक करें और अपने दोस्तों के बीच में इसको ज़रूर भेजें ताकि वो इनसे फ़ायदा उठा सके और आप मदद करें, और हमारे चैनल को आप ज़रूर से ज़रूर मदद करें। चलिए अगले सवाल की ओर बढ़ते हैं हम लोग। क्वेश्चन नंबर 103 नंबर, कांच के स्लैब से होकर गुजरने वाली किरण के लिए आपतित किरण और निर्गत किरण एक दूसरे के क्या होंगे? तो कांच से होकर स्लैब से गुजरने वाले किरण के लिए आपतित किरण, निर्गत किरण जो होंगे ये एक दूसरे के क्या होंगे? समांतर होंगे। चलिए अगला क्वेश्चन है, क्रांतिक कोण सघन माध्यम में वह आपतन कोण होता है जिसके लिए विरल माध्यम के अपवर्तनांक कोण कितने डिग्री के होने चाहिए? 90 डिग्री के होने। ये क्रांतिक कोण आखिर है क्या? चलिए हम इसे आपको दिखाते हैं। ये क्या है हमारा, इसे हम आपको दिखाते हैं। चलिए ये देखिए, जब कोई प्रकाश किरण सघन माध्यम से विरल माध्यम में प्रवेश करती है, सघन माध्यम से विरल माध्यम में प्रवेश करती है, जैसे अगर हम लोग वायु और जल ले लेते हैं तो एक हो गया वायु, क्या हो गया हमारा? विरल माध्यम, और जल क्या हो गया हमारा? सघन माध्यम। तो आपतन कोण उस मान को जिसके अंतर्गत अपवर्तन कोण का मान 90 डिग्री होता है, देखिए अंडरलाइन करें ये बात को, 90 डिग्री होता है, क्रांतिक कोण कहलाता है। और क्रांतिक कोण प्रकाश किरण के माध्यम पर निर्भर करता है, ध्यान रखें माध्यम पर ये निर्भर करेगा। ठीक है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा हमारा? इसका आंसर हो जाएगा हमारा 90 डिग्री। ठीक है, इसका क्या था? सी नंबर। चलिए, वायुमंडल अपवर्तन के कारण ही प्रकाश में क्या होते हैं? तो वायुमंडल अपवर्तन के कारण ही प्रकाश में क्या होते हैं? तारे टिमटिमाते हैं। ध्यान रखें, वायुमंडल अपवर्तन के कारण कोई ना तो ग्रह ना ही उपग्रह टिमटिमाते तो नहीं है, इसीलिए उपग्रह चंद्रमा क्या उपग्रह ये टिमटिमाते तो नहीं है, ग्रह ये भी टिमटिमाते नहीं है, लेकिन तारे टिमटिमाते हैं। ये किसके कारण? वायुमंडलीय अपवर्तन के कारण। आंखों में प्रवेश करने वाले तारे के प्रकाश फ्लक्स में निरंतर परिवर्तन के कारण तारों की स्थिति हमेशा बदलती है, जिससे आंखों को तारे दिखते हैं। तो इसीलिए आंखों को तारे कैसे दिखते हैं? तो ये टिमटिमाते हुए प्रतीत होते हैं, जो जैसा कि अभी ऊपर में हम लोगों ने देखा। चलिए अगला सवाल की ओर बढ़ते हैं हम लोग। अगला सवाल है, सूर्योदय तथा सूर्यास्त के समय वायुमंडलीय अपवर्तन के कारण सूर्य की स्थिति का पता चलता है। तो सूर्य की स्थिति का कैसा पता चलता है? तो ये आभासी स्थिति का पता चलता है। कैसा पता चलता है? तो ये आभासी स्थिति का पता चलता है। चलिए अगला सवाल है हमारा, किस कारण से सूर्योदय एवं सूर्यास्त होने के समय सूर्य की चक्रिका चपटी प्रतीत होती है? जो चक्र होते हैं वो कैसी प्रतीत होती है? तो चपटी। आपने देखा होगा सूर्योदय या सूर्यास्त के समय जो उसकी चक्रिका होगी, यानी उसकी जो गोलाई होगी वो चपटी तरह की दिखाई देगी। तो वो किसके कारण होगा? वायुमंडलीय अपवर्तन के कारण। अगला सवाल, आवर्धन का ऋणात्मक मान क्या बताता है? तो अभी हम लोगों ने पढ़ा कि आवर्धन का अगर धनात्मक मान होगा तो वो सीधा बताएगा, ऋणात्मक मान होगा तो वो उल्टा बता देगा। ठीक है, तो इसका क्या आंसर हो जाएगा हमारा? प्रतिबिंब क्या हो जाएगा? उल्टा हो जाएगा। ऋणात्मक है तो उल्टा होगा। वास्तविक वस्तु का आभासी प्रतिबिंब बनाता है, कोई भी वास्तविक वस्तु का आभासी प्रतिबिंब बनाता है तो वो कौन बनाएगा? समतल दर्पण, उत्तल दर्पण, अवतल दर्पण, इनमें से सभी। तो क्या होना चाहिए? वास्तविक वस्तु का आभासी प्रतिबिंब बना देगा तो वो कौन बनाएगा? तो वो केवल और केवल क्या बना देगा? समतल दर्पण बना देगा। ठीक है, अगला सवाल। अगला सवाल बढ़ते हैं, वास्तविक वस्तु का वास्तविक प्रतिबिंब नहीं बनता है, कोई वास्तविक वस्तु का वास्तविक प्रतिबिंब नहीं बनता है तो क्या समतल दर्पण और उत्तल दर्पण? ऐसा नहीं हो सकता। अवतल और उत्तल दर्पण में, समतल और अवतल दर्पण में ऐसा नहीं हो सकता। इसका आंसर क्या हो जाएगा? डी नंबर। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन सब हम प्रकाश के परावर्तन के लिए लेके आए हैं, और भी इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव इसी तरह के हम बनाते रहेंगे और आप लोगों को मदद करते रहेंगे। और जहाँ तक हो सके अगर किसी क्वेश्चन में आपको डाउट होता है तो ज़रूर से ज़रूर आप कमेंट्स बॉक्स में टाइप करेंगे और लिखेंगे कि क्या आपको वीडियो अगर हेल्पफुल लगता है, अच्छा लगता है, तो आप इसे ज़रूर दूसरे को शेयर करेंगे। चलिए अगला सवाल, वस्तु से छोटा प्रतिबिंब बनाता है। तो वस्तु से छोटा प्रतिबिंब बनाता है तो इसका क्या हो जाना चाहिए आंसर? इसका आंसर क्या होगा? वस्तु का छोटा प्रतिबिंब कौन बनाएगा? अवतल दर्पण भी बनाएगा, उत्तल दर्पण भी बनाएगा, समतल नहीं बनाएगा। तो ये कौन बना देगा? बिल्कुल ये, क्योंकि समतल दर्पण किसी वस्तु का बिल्कुल बराबर प्रतिबिंब बनाता है। चलिए अगला सवाल है, किसी माध्यम के अपवर्तनांक का मान होता है। तो माध्यम के अपवर्तनांक का मान क्या हो जाएगा? तो माध्यम के अपवर्तनांक का मान यहाँ मिस कर दिया गया है,
ये साइन आई बटे साइन आर, ऑप्शन नंबर ए और डी दोनों ही सही होगा, साइन आई बटे साइन आर होता है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। अगला सवाल है हमारा कि सिनेमा के पर्दे पर किस प्रकार के प्रतिबिंब बनता है। तो सिनेमा के जो पर्दे पर बनता है वो हमारा किस प्रकार का प्रतिबिंब बनता है, वास्तविक बनता है, आभासी बनता है, दोनों बनता है, सभी उत्तर सही। तो सिनेमा के पर्दे पर बनने वाला प्रतिबिंब कैसा होगा, वास्तविक प्रतिबिंब बनता है। अगला सवाल, प्रतिबिंब की ऊंचाई और वस्तु की ऊंचाई के अनुपात को क्या कहते हैं, आवर्धन कहते हैं। आपतन का कोण आई और परावर्तन, ध्यान रखें परावर्तन का कोण आर के बीच क्या संबंध होता है, तो आई बराबर होता है किसका, आर का होता है। चलिए अगला सवाल है हमारा, मान लिए कि माध्यम 1 में प्रकाश का वेग क्या है v1 और माध्यम 2 में प्रकाश का वेग क्या है v2, तो अपवर्तनांक क्या होगा। अपवर्तनांक देखिए 2 के सापेक्ष 1 का अपवर्तनांक, यहाँ देखिए यहाँ इसको पकड़िए 2 के सापेक्ष 1 का अपवर्तनांक। ठीक है, तो क्या हो जाएगा, तो 2 के सापेक्ष 1 का अपवर्तनांक मतलब v1 अब बाई क्या हो जाएगा v2 हो जाएगा, यानी इसका आंसर क्या हो जाएगा ए नंबर। ठीक है, कांच या पानी में प्रकाश का वेग क्या होगा, तो कांच या पानी में प्रकाश का वेग क्या होगा, तो वायु से अगर कांच में प्रवेश करे या पानी में प्रवेश करे तो क्या होगा, प्रकाश का वेग घट जाता है। ठीक है, अब अगला सवाल, अल्कोहल का अपवर्तनांक कितना होता है। अल्कोहल का अपवर्तनांक होता है 1.36 होता है। ठीक है, चलिए अगला बढ़ते हैं आगे। सवाल है अगला कि फोकस पर अभिसरित करने वाले किरणपुंज अपवर्तन के बाद समांतर किरणपुंज में बदल जाता है, तो लेंस का क्या नाम होगा, तो उस लेंस का नाम हो जाएगा उत्तल लेंस हो जाएगा। ठीक है, ये कैसा होगा, उत्तल लेंस हो जाएगा। अगला सवाल है, आवर्धन m का ऋणात्मक मान क्या बताता है। वही सवाल फिर से रिपीट कर दिया गया कि आवर्धन m का ऋणात्मक मान क्या होगा, तो प्रतिबिंब कैसा होगा, उल्टा होगा। ठीक है, लेंस सूत्र क्षमता के पदों का उपयोग क्या होगा, तो लेंस, तो ध्यान लें कि p बराबर क्या होता है 1/f होता है और लेंस का सूत्र बैठा दें। तो इसमें से कौन सा ऑप्शन आपको दिख रहा है, तो ऑप्शन नंबर ए सही है इसका जवाब। ठीक है, अगला सवाल है, प्रकाशिकी माध्यम कितने प्रकार के होते हैं। तो ध्यान दें प्रकाशिकी माध्यम जो है ये कितने प्रकार के होते हैं, 2 प्रकार के होते हैं। ठीक है, चलिए अगला सवाल है, निम्नलिखित में से प्रकाशिकी माध्यम कौन है। निम्नलिखित में से प्रकाशिकी माध्यम कौन है, ऑप्शन है लकड़ी है, लोहा है, तांबा है और शीशा है। क्या होना चाहिए, तो ये हो जाएगा हमारा शीशा हो जाएगा। ठीक है, अगला सवाल, विरल माध्यम में प्रकाश की चाल सघन माध्यम की अपेक्षा क्या होती है। तो सघन माध्यम की अपेक्षा विरल माध्यम में प्रकाश की चाल क्या होगी, अधिक हो जाएगी। ठीक है, और सघन माध्यम में कम होगी। विरल माध्यम से सघन माध्यम में गमन करने वाली प्रकाश की किरणें धीमी हो जाती है, क्यों, क्योंकि इसका जो झुकाव होता है वो क्या होता है, अभिलंब की ओर होता है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा हमारा सी नंबर। ठीक है, अगला सवाल, अगला सवाल है हमारा क्वेश्चन नंबर 127 यानी 127। चलिए 127 नंबर, जब प्रकाश की किरणें सघन माध्यम से विरल माध्यम में गमन करती है तो इसकी चाल बढ़ जाती है, अतः किरण अभिलंब के साथ क्या होगा, तो अभिलंब से क्या हो जाएंगे, दूर हट जाएंगे। कहाँ से जा रहा है ये, सघन से, देखिएगा सघन से उल्टा, सघन से, सघन माध्यम से विरल माध्यम में जा रहा है, तो ये क्या हो रहा है, उल्टा हो रहा है, तो इसीलिए क्या हो जाएगा, दूर हट जाएगा। अगर विरल से सघन आता तो क्या होता, तो अभिलंब की ओर मुड़ जाता, और सघन से कहाँ जा रहा है, विरल जा रहा है, इसलिए ये दूर हट जाएगा। अगला सवाल, माध्यम बदलने से प्रकाश का वेग बदलना क्या कहलाता है। तो माध्यम बदलने से प्रकाश के वेग में बदल जाएगा तो उसको क्या कहेंगे हम लोग, तो इसमें अपवर्तनांक में ही ऐसी घटना देखी जाती है। अगला सवाल, पानी में प्रकाश का वेग CW यानी कि यही हो गया वाटर का, वाटर में वेग हो गया वाटर, W मतलब वाटर। कांच में प्रकाश का वेग G मतलब ग्लास हो तो किसमें ज़्यादा होगा, मतलब कि पूछा जा रहा है कि किसमें आपको ज़्यादा दिखेगा, क्या दोनों में प्रकाश की चाल सेम होगी, क्या वाटर में प्रकाश की चाल ग्लास की अपेक्षा होगी, या ये होगा या ये होगा। तो क्या होना चाहिए, इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी नंबर हो जाएगा, यानी वाटर में प्रकाश की चाल क्या होगी, अधिक होगी। ठीक है, चलिए अगला सवाल, किसी माध्यम का अपवर्तनांक म्यू और इसमें प्रकाश का वेग c हो तो क्या होगा, तो होगा क्या होगा, तो ये एक अपवर्तनांक स्थिरांक कहलाएगा, तो इसमें क्या हो जाएगा, म्यू c स्थिरांक हो जाएगा। ठीक है, इसका आंसर। अगला सवाल, कांच की सिल्ली को से पार करने वाली प्रकाश किरण में पैदा होती है, तो पैदा होती है, क्या पैदा होती है, तो देखिए अगला सवाल हम लोग देखते हैं क्वेश्चन नंबर 31। अब हम लोग लास्ट पड़ाव में आ चुके हैं। तो क्या बोला, कांच की सिल्ली को पार करने वाली प्रकाश की किरण पैदा होती है, तो पैदा क्या होगी, तो पार्श्विक विस्थापन पैदा होती है। ठीक है, जब कांच की सिल्ली को प्रकाश की किरण पैदा होगी, पार्श्विक विस्थापन पैदा। अगर वायु में प्रकाश का वेग c एवं एक माध्यम में प्रकाश का वेग v हो तो निरपेक्ष अपवर्तनांक यानी nm का मान क्या हो जाएगा, तो इसका आंसर क्या होगा, तो प्रकाश निर्वात में प्रकाश की चाल बटे माध्यम में प्रकाश की चाल होगी। तो बिल्कुल ये सही। मृग मृच्छिका का कारण क्या है, तो इसको नोट कर लें, पूर्ण आंतरिक
परावर्तन ही मृगमरीचिका का कारण होता है। तो यहाँ तक हम लोग देख चुके हैं, यहाँ तक हम लोग पढ़ चुके हैं ऑब्जेक्टिव। और आपको कैसा लगा वीडियो में बने रहने के लिए धन्यवाद, थैंक यू।